हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले चैप्टर नंबर 13 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी अमालगमेशन पर जो यहाँ पर एक वीडियो सेपरेटली बना दो, तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ अमालगमेशन की वीडियो। ठीक है, जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अमालगमेशन एक स्टेप वाइज जो है मैं आपको इस चैप्टर में लेके चलने वाला हूँ। वो चीज़ सारी अपन वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि अपन हर वीडियोज़ में जो बायबैक था, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन था, उसमें अपन क्या करते हुए आ रहे थे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट उस चैप्टर से रिलेटेड जो है सबसे पहले एक जगह समझते हुए आ रहे थे, और उसके बाद अपन क्या कर रहे थे, उसके एक क्वेश्चन जो है वो अपन सॉल्व करते जा रहे थे। ठीक, वही अप्रोच अपनी इस चैप्टर 13 में भी रहने वाली है। इसमें सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, जिसमें अपना कॉन्सेप्ट है परचेज कंसिडरेशन के नाम से। ठीक है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है, वो इंट्रोडक्शन पार्ट जो है अमालगमेशन का वो बताऊंगा आपके आईसीआई मॉड्यूल से। ठीक है, आईसीआई मॉड्यूल से बताने का रीज़न है ताकि आपको जो है यहाँ पर जो आईसीआई मॉड्यूल है वो आप एग्ज़ाम टाइम में भी पढ़ोगे, तो एग्ज़ाम टाइम में जो है आप उस थ्योरी को अगर देख भी लोगे, ठीक है, तो आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। और ये जो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नोट्स दिख रहे हैं, इसकी जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में भी किया है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने सबसे पहले आईसीआई मॉड्यूल पर, ताकि मैं आपको सबसे पहले अमालगमेशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता सकूँ। थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट की बेस बिल्डिंग हो जाएगी, उसके बाद जो अपन यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर गिवन है, ठीक है, उस पर अपन आएंगे। तो यहाँ पर आ चुके हम अपने आईसीआई मटेरियल पे। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर आप देखोगे तो पहले लाइन में दिया गया है कि अमाल मतलब इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, इस चैप्टर से आप सीखने क्या वाले हो, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो बोला गया कि ये चैप्टर डील करता है अकाउंटिंग ऑफ अमालगमेशन, साथ ही में ट्रीटमेंट ऑफ एनी रिजल्टेड गुडविल या फिर रिजर्व। ठीक है, गुडविल या रिजर्व का कॉन्सेप्ट भी आपको एंट्रीज के थ्रू जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो अपन जो है कब डिस्कस करेंगे, जब अपन इसकी एंट्रीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो चीज़ जो है जब भी डिस्कस की जाएगी। इस तरह से यहाँ पर टाइप ऑफ अमालगमेशन यहाँ पर बताया गया है। उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, जिसमें बताया गया कि जो अभी मॉडर्न बिजनेस है उसमें क्या हो रहा है कि अब जो है दिन ब दिन नए नए चेंजेस आते जा रहे हैं, नए नए बिजनेस आइडियाज़ आते जा रहे हैं। तो इसके कारण से क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपटीशन भी जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ करता हुआ जा रहा है। अब इस कट थ्रोट कंपटीशन के चलते जो यहाँ पर कई कंपनियाँ जो है ऐसी है जो इस डायनेमिक एनवायरनमेंट के चलते जो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाती है, वो जो है प्रॉपरली जो यहाँ पर वाइप आउट हो जाती है। तो इन मतलब इन कारणों की वजह से जो यहाँ पर अपनी टेक्निक्स जो है लाई गई, जिसमें ध्यान रखा गया कि जो बिज़नेस है वो कैसे सर्वाइव कर पाए डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में। जो डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस है उसमें एक बिज़नेस कैसे सर्वाइव सर्वाइव कर पाए, तो वो चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू जो यहाँ पर बताई गई। ठीक है, तो यही लाइन यहाँ पर दोहराई गई है, देयर कैन बी डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू एंश्योर द बिजनेस कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। ठीक है, और ऐसा काम वो कैसे करते थे, जो उनका प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा बहुत रिस्ट्रक्चरिंग करके जो ये सारा काम जो है, मतलब जो भी कंपनियाँ हैं जो वाइप आउट ही होने वाली है, वो कैसे अपने बिजनेस स्ट्रेटजी को चेंज करके अपने जो यहाँ पर स्ट्रक्चरिंग को जो है, अपने मॉडल को जो है सुधार लेती है। ठीक है, ये चीज़ अपन यहाँ तक इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर करते हैं। अब सबसे पहले जो अपन देखने वाले मीनिंग ऑफ अमालगमेशन देखने वाले हैं। ठीक है, अब अमालगमेशन जैसा कि आपने सुना होगा अभी तक कि दो कंपनी आपस में मिल जाती है, या फिर किसी को एक कंपनी ने जो है दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक ही जो है अमालगमेशन अपना यहाँ पर सीमित नहीं है, ऐसा कह सकते हैं लिमिटेड यहीं तक ही नहीं है। इसमें जो है 3 प्रकार के जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो यहाँ पर इंक्लूड अपन करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले अमालगमेशन की डेफिनेशन दी है कि अमालगमेशन रेफर करता है एक ऐसी प्रोसेस को जिसमें मर्ज होती है टू और मोर कंपनीज इनटू अ सिंगल एंटिटी, और या फिर करके यहाँ पर यानी कि और करके बोला गया है कि वेयर वन कंपनी टेक ओवर द अदर बाय ओवरराइट परचेज, मतलब एक कंपनी किसी दूसरी को ओवरराइट परचेज के थ्रू यहाँ पर वो मतलब टेक ओवर कर लेती है। तो इस चीज़ को भी अपन अमालगमेशन के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, आउटराइट परचेज के थ्रू, ओवर परचेज के थ्रू वो चीज़ें जो है इसी में इंक्लूड की जाती है। तो इस तरह से जो है अमालगमेशन में जो है 2 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया है, जिसमें सबसे पहला बोला गया है कि 2 और मोर कंपनी जो है ज्वाइन होती है और फॉर्म करती है एक नई कंपनी, जिसको अपन पॉपुलरली जो है यानी कि मोस्ट, अगर आप देखोगे मोस्ट केसेस में इसी को अमालगमेशन बोल दिया जाता है। पर यहाँ पर बोला गया है कि एब्जॉर्प्शन या फिर ब्लेंडिंग ऑफ वन कंपनी बाय द अदर, मतलब अगर कोई कंपनी, एक कंपनी जो है किसी दूसरी को एब्जॉर्ब कर ले यानी कि उसको अवशोषित कर ले,
तो भी जो है उसको अमालगमेशन की कैटेगरी में ही अपन रखते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के अपन ने टाइप्स देखे अमालगमेशन में। जो सबसे पहला पॉपुलरली नोन है, जिसमें 2 और मोर कंपनीज जो है क्या करती, फॉर्म करती एक नई कंपनी। सेकंड में अपन ने देखा कि एक कंपनी इस हालत में है कि वो किसी दूसरे को क्या कर लेती है, या तो एब्जॉर्व कर लेती है या फिर ब्लेंड कर लेती है अपने में। ठीक है, इसको भी अपन एब्जॉर्प्शन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इस तरह से 3 एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल में बताया गया कि ए और बी 2 कंपनी मान के चलिए, तो कंपनी ए एंड कंपनी बी जो है अमालगमेट हो रही है और वो फॉर्म कर रही है किसी एक अलग ही एंटिटी को, जो कि कंपनी सी के नाम से यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो ए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया हुआ, देखिए ए और बी यहाँ पर मिक्स हो रही है। ठीक है, अमालगमेट हो रही है और ये जो है नई कंपनी जो फॉर्म कर रही है वो सी यहाँ पर है। मतलब ये ए और बी का तो एग्जिस्टेंस अब खत्म हो जाएगा और सी जो यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। इसी तरह एग्जाम्पल 2 में बोला गया है कंपनी ए जो यहाँ पर टेकन ओवर कर दी जा रही है बाय द कंपनी बी। अब कंपनी बी टेकन ओवर मतलब किसको कर रही है, कंपनी ए को, तो बी हो जाती है यहाँ पर परचेस्ड कंपनी। ठीक है, तो इसका भी सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है कि ए का एग्जिस्टेंस अब खत्म हो जाएगा और क्योंकि बी कंपनी उसको यहाँ पर परचेज करने वाली है या फिर टेकन ओवर करने वाली है। ठीक है, इस कंडीशन में ए जो कंपनी है उसको ट्रांसफरर कंपनी कहा जाएगा और कंपनी बी जो है उसको ट्रांसफरी कंपनी कहा जाएगा। ठीक है, इसी स्ट्रेटेजी को जो है एब्जॉर्प्शन की कैटेगरी में भी डाला गया। थर्ड यहाँ पर बात की जा रही है सेम जो एग्जाम्पल सेकेंड में अपन ने देखा था, बस यहाँ पर जो डिफरेंस है वो एक ही डिफरेंस यहाँ पर दिखेगा आपको कि कंपनी ए जो यहाँ पर सफ़र कर रही है लॉस फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स। मतलब इसमें ये लाइन यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली गिवन करी कि कंपनी जो है लॉस सफ़र कर रही है पिछले कई सालों से और एक नई कंपनी जो है वो क्या कर रही है, इसको जो एग्जिस्टिंग कंपनी ए है उसको वो जो यहाँ पर टेक ओवर करने जा रही है। ठीक है, तो इसको भी अपन जो है एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन की कैटेगरी में रखते हैं, जो कि अमालगमेशन या अधिकतर बोला जाता है। यानी कि ए कंपनी जो कि पास्ट में कई सालों से लॉस झेल रही है उसको यहाँ पर बी ने एब्जॉर्व कर लिया, या फिर एब्जॉर्व नहीं बोलेंगे, उसको बी ने जो यहाँ पर टेक ओवर कर लिया। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल जो अपने अमालगमेशन की कैटेगरी में आते हैं। ये जो एग्जाम्पल थर्ड है इसका रेफरेंस आपको थोड़ा बहुत इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के एग्जाम्पल्स में भी देखने को मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ तक का भी तक अपना बेस यहाँ पर कवर हो गया है। ठीक है, अमालगमेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के जो है उसमें अमालगमेशन के टाइप्स कवर होते हैं। ठीक है, वो चीज़ अपन ने देख लिया। अभी जो है बेसिस जो कि ज़्यादा पूछा नहीं जाता, एक बार आपको रीड करना है, ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। इसके बाद बात की गई है टाइप्स ऑफ अमालगमेशन की, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, और एक और टाइप्स इसका आता है जिसमें अपन देखते हैं अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स आते हैं, इनकी दोनों की एंट्रीज भी जो है अलग अलग तरीके से की जाती है, वो आगे जाकर अपन डिस्कस करेंगे। अब इस टॉपिक को अपन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद जो यहाँ पर मेन चीज़ जो इस वाले लेक्चर है उसमें अपन कंप्लीट करने वाले हैं परचेज कंसिडरेशन। अब ये परचेज कंसिडरेशन क्या होता है उसकी थोड़ी बहुत डिटेल मैं आपको दे देता हूँ कि मान के चलो यहाँ पर कंपनी ए है। ठीक है, कंपनी ए जो यहाँ पर एक लो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और वो अपने खुद को जो यहाँ पर डिसॉल्व करना चाहती है। तो एक कंपनी यहाँ पर बी आती है और वो बोलती है कि मैं आपको टेक ओवर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कंपनी ए रेडी हो जाती है यहाँ पर। इस केस में जो यहाँ पर कंपनी ए अपनी जो भी एसेट लाइबिलिटी है वो कंपनी बी को ट्रांसफ़र कर देती है और इस बदले में जो कंपनी बी है वो क्या करती है, इसको कुछ ना कुछ मनी पे करती है। क्यों? क्योंकि ये जो एसेट या फिर लाइबिलिटी दी जा रही है, ठीक है, एसेट या लाइबिलिटी के बदले उसको, यानी कि इस एक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको भी तो कुछ रिटर्न में चाहिए होगा। ऐसे ही वो अपनी एसेट या लाइबिलिटी किसी और कंपनी को कैसे ट्रांसफ़र करने देंगे। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर जो बी कंपनी है इस एसेट लाइबिलिटीज़ को लेने के बदले में उनको कुछ कंसिडरेशन यहाँ पर पे करेगी, जिसी को अपन नाम देते हैं यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मैं आपको इस वाले मतलब ICAI के मॉड्यूल से नहीं बताऊँगा। अब अपन को चलना पड़ेगा अपने नोट्स पर और वहीं से मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करके बताऊँगा। अब अपन देखने वाले हैं कैलकुलेशन परचेज कंसिडरेशन के बारे में कि 4 तरह के मेथड्स आपके पास होते हैं, ICAI मॉड्यूल में भी जो गिवन किए हैं। तो उनमें 4 मेथड में सबसे पहला मेथड आपके पास आता है लम सम मेथड, और सेकेंडली यहाँ पर गिवन किया है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, जिसको अपन शेयर एक्सचेंज मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये मॉड्यूल में भी आपके गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। थर्ड वाला जो पेमेंट मेथड आता है यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने का, वो आता है अपने पास नेट पेमेंट मेथड, और फोर्थ आता है यहाँ पर नेट एसेट मेथड। तो एक एक का लॉजिक वाइज अब देखते हैं कि कैसे हर एक मेथड होता है अपने पास। ठीक है, और हर एक मेथड अलग अलग कैसे होता है वो चीज़ अब अपन देखते हैं।
सबसे पहले जो बात आती है यहाँ पर, ठीक है, सीक्वेंस में अपन लेकर चलेंगे जो जो यहाँ पर नाम अपन को गिवन है। तो पहले फर्स्ट नंबर पर आता है यहाँ पर अपने पास लमसम मेथड। ठीक है, लमसम मेथड में क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मान के चलो ये है आप, ठीक है, और ये है एक शॉपकीपर, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो मान के चलते हैं कोई कपड़े की दुकान है, ठीक है। अब आप इस शॉप पर जाते हैं और आपको कोई शर्ट यहाँ पर बाय करनी है, तो दुकानदार आपको क्या देगा, कोई भी शर्ट जो भी आपने पसंद की वो आपको दे देगा। इसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मनी देना पड़ेगा, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने एक शर्ट खरीदी और उस शर्ट का यहाँ पर दाम है 500 रुपये, ठीक है, तो अगर आपको मतलब आप दुकानदार से पूछते हो कि कितना पैसा बना, तो आप वो दुकानदार बोलेगा 500 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से अगर उसने डायरेक्टली अमाउंट आपको बता दिया तो ये चीज़ अपने कवर होती है लमसम मेथड में। उसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली आपको गिवन है कि इतना परचेज कंसिडरेशन है, ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कुछ गिवन नहीं है, सीधा सा अमाउंट आपको दिया है कि फिक्स सम, मतलब इतना अमाउंट आपको पे करना है एज अ परचेज कंसिडरेशन, तो वो चीज़ आपको माननी है लमसम मेथड के अंदर है। ठीक है, इस तरह से लमसम मेथड, वैसे तो ज़्यादा मॉड्यूल में क्वेश्चन इसके गिवन भी नहीं है, एक दो क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। अधिकतर जो मेथड आते हैं वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से ही आते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ डीप जो है इसमें नहीं जाएंगे अपन लमसम मेथड में, यहीं पर इसको कंप्लीट करते हैं। सेकेंडली जो अपने पास मेथड आता है यहाँ पर, अगर आप देखोगे, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है, जिसको शेयर एक्सचेंज मेथड के नाम से भी अपन जानते हैं। तो इसको आप समझते हैं, ये इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या फिर शेयर एक्सचेंज मेथड एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो वही दो कंपनी यहाँ पर अपन एग्जाम्पल में लेके चलेंगे, जिसमें एक होती है अपने पास सेलिंग कंपनी। ठीक है, दो कंपनियां अपन ने देखी थी कि एक कंपनी जो यहाँ पर बंद होती है तो दूसरी कंपनी उसको एक्वायर कर लेती है। ठीक है, तो ये वाली कंपनी कौन हो जाती है यहाँ पर, सेलिंग कंपनी, और ये वाली कंपनी क्या हो जाती है यहाँ पर, परचेजिंग कंपनी। दो अलग अलग कंपनी के पर्सपेक्टिव से अपन देखेंगे। तो यहाँ पर ये सेलिंग कंपनी हो गई और ये हो जाती है अपने पास परचेजिंग कंपनी। ठीक है, शॉर्ट में मैंने नाम दे दिया एस कंपनी और पी कंपनी। तो मान के चलो सेलिंग कंपनी, अगर जो परचेजिंग कंपनी है उसको अमालगमेशन होने के नाते यहाँ पर अपनी एसेट एंड लायबिलिटी जो ट्रांसफ़र करेगी, अब वो फ्री में तो करेगी नहीं, इसके बदले में वो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन तो लेगी ही। उसके बदले जो यहाँ पर जो भी पेमेंट करेगी यहाँ पर परचेजिंग कंपनी, उसको अपन नाम देंगे यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, सीधा सा परचेज कंसिडरेशन इसको नाम दिया जाएगा। अब ये परचेज कंसिडरेशन किस किस फॉर्म में हो सकता है, मतलब ये जो परचेज कंसिडरेशन है या तो कैश के फॉर्म में होगा या अदर फॉर्म में होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अदर फॉर्म क्या हो सकता है, मतलब अदर किस किस फॉर्म में यहाँ पर दे सकते हैं परचेज कंसिडरेशन, वो चीज़ अपन इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में जो इस मेथड है इसमें नाम गिवन है शेयर एक्सचेंज मेथड, मतलब जो अपन परचेज कंसिडरेशन देने वाले हैं उसके बदले अगर अपन को शेयर्स ही मिल जाए कंसिडरेशन के बदले में, तो उसको अपन कवर करते हैं यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में। ठीक है, कि अपन को कोई कैश वैश वगैरह नहीं मिल रहा है, जो अपन ने एसेट एंड लायबिलिटीज़ जो परचेजिंग कंपनी उसको ट्रांसफ़र की है, उसके बदले में अपन को जो परचेजिंग कंपनी है उसके ही शेयर्स जो यहाँ पर परचेजिंग कंपनी दे रही है। ठीक है, कोई कैश वगैरह वो अपन को पे नहीं करिए, वो अपन को डायरेक्टली उस कंपनी के शेयर्स प्रोवाइड करिए। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन को दो तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन मतलब चाहिए कि जो सेलिंग कंपनी है उसकी एसेट एंड लायबिलिटी जो है, ठीक है, मतलब जो उसकी बेचने की वैल्यू है वो कितनी है, मतलब कितने में वो अपने आप को बेच रही है। मान के चलो 15 लाख का वैल्यूएशन आया है, और भी ज़्यादा का आ सकता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेकर चल रहा हूँ कि 15 लाख का यहाँ पर वैल्यूएशन आया कि मुझे इतने चाहिए। सेलिंग कंपनी ने कहा कि मुझे 15 लाख चाहिए, अगर आपको एक्वायर करना है तो कर लो। ठीक है, अब परचेजिंग कंपनी क्या करेगी, परचेजिंग कंपनी बोलेगी कि मेरे पास जो यहाँ पर जो शेयर्स है 10 रुपये का एक शेयर है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको कैश में तो ये प्रोवाइड नहीं कर सकता इस मेथड के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, आपको शेयर्स प्रोवाइड कर देता हूँ। जो आपका 15 लाख का अमाउंट है, ठीक है, उसको पे कर दूँ मैं आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू करके। तो ये जो 15 लाख का अमाउंट है और 10 रुपये का अपने पास एक शेयर है, तो कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स अपन को इशू करने पड़ेंगे, अपन को 1.5 लाख यहाँ पर शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। और ये इशू कौन करेगा यहाँ पर, परचेजिंग कंपनी।
और ये क्यों करेगा मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें अपन शेयर एक्सचेंज, मतलब ये जो मेथड है उसका नाम ही क्या है, शेयर एक्सचेंज मेथड। इसमें कोई भी कैश का लेन देन अपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए दो इन्फॉर्मेशन अपन को क्या इंपॉर्टेंट चाहिए यहाँ पर, कि सेलिंग कंपनी जो है यहाँ पर उसकी वैल्यूएशन क्या है, उसके शेयर की प्राइस क्या है, और जो परचेजिंग कंपनी है क्या वो उस अमाउंट को एक्सेप्ट कर रही है, कि जितना अमाउंट सेलिंग कंपनी मांग रही है उतना पर जो परचेजिंग कंपनी वो देने को तैयार है, कि ये चीज़ अपन इसमें देखते हैं, ठीक है। आगे ज़्यादा डिटेल पे जाएंगे नहीं, मैं सिर्फ आपको अभी इसका लॉजिक समझा रहा हूँ कि शेयर एक्सचेंज मेथड में क्या है। इंट्रेंसिक वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू का भी नाम यही है कि कितना एक जो परचेजिंग कंपनी है वो कितना अमाउंट जो यहाँ पर सेलिंग कंपनी को पर शेयर पर देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो वो चीज़ अपन इंट्रेंसिक वैल्यू में कवर करते हैं। तो यहाँ तक होता है अपने पास दो मेथड। अब थर्ड जो मेथड है अपने पास वो आता है यहाँ पर नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड में क्या करते हैं अपन, अभी तक अपन ने दो चीज़ें देखी है कि जो शेयर्स है, ओल्ड कंपनी के जो शेयर्स है जो अमालगमेट होने वाली है, उसके बदले अगर नई कंपनी कैश में कोई पैसा ना देकर उनको शेयर से अगर प्रोवाइड कर दे तो वो सेकंड मेथड में अपने चला जाता है। पर थर्ड ये ऑप्शन भी अपने पास हो सकता है कि शेयर्स तो प्रोवाइड कर रही हो और इसके साथ साथ अगर वो कैश भी प्रोवाइड कर दे कुछ ना कुछ, तो वो चल जाता है अपने पास मेथड नंबर थर्ड में, जिसको अपन नाम देते हैं क्या, अपना नेट पेमेंट मेथड, ठीक है। सी वाला जो अपन यहाँ पर देख सकते हैं आप, नेट पेमेंट मेथड में अपन उसको कवर कर लेंगे। तो सिंपली अपन क्या करेंगे, एक फॉर्मेट अपन को चाहिए होगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप नेट पेमेंट मेथड। इसमें अपन कवर करेंगे कि कितना अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है, कितना अमाउंट यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है, वो चीज़ अपन देखेंगे। और वो चीज़ अगर शेयर्स में प्रोवाइड किया जाए, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर उनको डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, ये भी एक तरह की सिक्योरिटी है, और कुछ कैश अमाउंट भी अगर उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो चीज़ अपन नेट पेमेंट मेथड में ही कवर करेंगे। इंट्रेंसिक वैल्यू में क्या कर रहे थे, केवल शेयर्स उनको प्रोवाइड कर रहे थे, चाहे से इक्विटी शेयर से चाहे से प्रेफरेंस शेयर से, वो चीज़ अपन उनको शेयर्स के बदले, मतलब जो परचेज कंसिडरेशन है उसके बदले केवल शेयर्स ही दे रहे थे। पर नेट पेमेंट मेथड में अपन क्या करें, शेयर्स के अलावा उनको कैश भी अपन दे सकते हैं, तो वो जो यहाँ पर अपने पास नेट पेमेंट में कवर हो जाता है। पर नेट पेमेंट में एक डिफरेंट जो बात है यहाँ पर, कि इसमें अपन को हर एक चीज़ को यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्या चीज़ आप दे रहे हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, डिबेंचर्स दे रहे हैं, या फिर कैश दे रहे हैं, तो ये चीज़ आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। साथ ही क्वांटिटी भी आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि जो इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं आप, कितने नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं, 2,000 दे रहे हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करने पड़ेगी। यही सेम चीज़ प्रेफरेंस शेयर्स में भी लगेगी, डिबेंचर्स में भी लगेगी, कैश में भी इसी तरह से लगेगा अगर डायरेक्टली कैश की बनी। इसके बाद जो अपन को रेट, जो पर शेयर की रेट है वो भी अपन को पता होनी चाहिए, ताकि अपन उस पर अमाउंट पे पहुंच पाए। जैसे कि 10,000 शेयर से और 10 रुपये का एक शेयर से, तो यहाँ पर 1 लाख अमाउंट वो निकल जाए। उसी तरह प्रेफरेंस शेयर से मान के चलो 20,000 शेयर से या 10,000 ही शेयर से, और ये 20 वाले, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 लाख। उसी तरह से डिबेंचर्स का यहाँ पर, मतलब ये जो चार चीज़ें, 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, इन चारों का अपन को स्पेसिफिकेशन यहाँ पर पता होना चाहिए कि क्या दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, किस क्वांटिटी में, वो पर शेयर का प्राइस क्या है, किस रेट से है, और क्या उसका अमाउंट अपन निकाल पा रहे हैं। ये चारों चीज़ें अगर आप पता लगा सकते हो, और तो वो चीज़ अपने नेट पेमेंट मेथड में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया 3 मेथड। इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड के बाद अपन ने नेट पेमेंट मेथड डिस्कस कर लिया है। फोर्थ आता है अपने पास नेट एसेट मेथड। अब देखिए, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो परचेजिंग कंपनी है, जैसे 2 कंपनियां अपन ने यहाँ पर ली थी, ठीक है, ये थी अपने पास सेलिंग कंपनी और ये थी अपने पास परचेजिंग कंपनी। तो मैंने बोला था सेलिंग कंपनी खुद की एसेट एंड लायबिलिटी सबसे पहले जो परचेजिंग कंपनी है उसको ट्रांसफ़र कर देगी एसेट एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। अगर ये परचेजिंग कंपनी उन एसेट एंड लायबिलिटीज़ को ले रही है तो उसके बदले वो क्या करेगी, परचेज कंसिडरेशन देगी। अब फोर्थ मेथड क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि जो एसेट एंड लायबिलिटीज़ आप दे रहे हो, क्यों ना इसी, मतलब जो एसेट एंड लायबिलिटीज़ है उसी की वैल्यू से डिसाइड कर लिया जाए कि कितना पेमेंट आपको देना है, ठीक है। मान के चलो कि एसेट है आपके पास 20 लाख की और लायबिलिटीज़ है आपके पास 10 लाख की, ठीक है। तो इससे ही अगर अपन डिसाइड कर ले कि नेट एसेट कितनी है,
नेट एसेट मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, तो कितना अमाउंट यहाँ पर निकलता है 10 लाख का। तो नेट एसेट 10 लाख की है, तो जो आपका परचेज कंसिडरेशन है वो भी 10 लाख का ही आपको देना पड़ेगा। ठीक है, कि जितनी आपकी नेट एसेट है, एसेट में से अगर आप जो लाइबिलिटीज़ वो घटा दो तो आपके पास कितना अमाउंट निकल कर आएगा, वही चीज़ आपका परचेज कंसिडरेशन है, उतना अमाउंट ही आप हमको प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर नेट एसेट मेथड में कवर हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, जो भी एसेट एंड लाइबिलिटीज, जो भी सबसे पहले जो भी एसेट्स है जो भी ली गई है किसके द्वारा, परचेजिंग कंपनी के द्वारा, वो अगर रिवैल्यू किए गई है तो उस रिवैल्यूएशन प्राइस पर ले लेंगे, या फिर जो बुक्स, जो अपनी बुक्स है, ठीक है, जो भी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं सेलिंग कंपनी के में, अगर उसमें जो अमाउंट जो दिख रही है उसी अमाउंट पर अपन उसको ले लें, तो वो चीज़ अपन यहाँ पर एसेट टेकन में कवर कर लेते हैं। उसमें से लेस कर देंगे अपन लाइबिलिटीज़ टेकन, मतलब जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ है, एसेट के साथ कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज़ भी होगी बैलेंस शीट में, तो वो बैलेंस शीट में जो भी लाइबिलिटीज़ है उसको आप लेस कर देंगे, जो अपने पास निकल कर आएगा उसको अपन नाम देंगे नेट एसेट। ठीक है, और इसी को अपन क्या बना देंगे, अपना परचेज कंसिडरेशन। अब बात करें एसेट्स की वैल्यू कौन कौन सी लेनी है, अगर बुक वैल्यू दे रखी है तो बुक वैल्यू दे दो, पर अगर क्वेश्चन में इन एसेट्स की वैल्यूज़ को रिवैल्यू किया गया है, ठीक है, रिवैल्यूएशन किया गया इनका, तो आपको वो रिवैल्यूएशन वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 4 मेथड अपने पास आते हैं। सबसे पहला लमसम मेथड, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन करता है कि ये फिक्स अमाउंट आपको देना है एज अ परचेज कंसिडरेशन, तो वो चीज़ अपन कवर करते हैं लमसम मेथड में। सेकेंडली इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इसमें या तो आपको जो सेलिंग कंपनी है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू दे देगा कि इक्विटी शेयर्स जो यहाँ पर इतने रुपीज़ पर शेयर की यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर आपको परचेज़ करना है तो इस पर शेयर पर आप इंट्रिंसिक वैल्यू खरीद सकते हो। ठीक है, तो वो सेलिंग कंपनी का इक्विटी शेयर्स का दे सकता है, और जो प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट है वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन करेगा। तो ये 2 तरह के पेमेंट ही आपको गिवन करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में, और इसको नाम दिया जाता शेयर एक्सचेंज मेथड भी। तो इसमें अगर आप देखोगे इक्विटी शेयर यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर एक्सचेंज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू में इस तरह से अपना पीसी निकल जाता है। थर्ड में अपन ने देखा नेट पेमेंट मेथड में कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पेमेंट किया जा रहा है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेमेंट किया जा रहा है। वो इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है, डिबेंचर्स भी हो सकता है, या फिर कैश भी हो सकता है, जो अपना जो इंट्रिंसिक वैल्यू उससे अपन को इस वाले मेथड को डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, इसमें अपन को 4 चीज़ें पता लगानी पड़ेगी, क्या दिया जा रहा है, किस अमाउंट में दिया जा रहा है, सॉरी किस क्वांटिटी में दिया जा रहा है, किस रेट पर शेयर पर दिया जा रहा है, और कितने अमाउंट में वो दिया जा रहा है। अगर ये 4 चीज़ आप आइडेंटिफाई कर पाते हो तो आपका जो यहाँ पर नेट पेमेंट मेथड अप्लाई हो जाएगा। और फोर्थ जो यहाँ पर नेट एसेट मेथड, इसमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको बताया कि एसेट एंड लाइबिलिटीज यहाँ पर जो परचेजिंग कंपनी वो ले रही है, तो जो जो एसेट एंड लाइबिलिटीज टेकन की जा रही है परचेजिंग कंपनी के द्वारा, वो अपन यहाँ पर ले लेंगे, और या तो उसकी बुक वैल्यू लेंगे, अगर वो एसेट्स रिवैल्यू की गई है तो उनकी रिवैल्यूएशन वाली वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, और एसेट में से लाइबिलिटीज जो टेकन की गई है उसको अपन लेस कर देंगे, तो नेट एसेट अपने पास निकल कर आ जाएगी। और इसी को अपन को क्या नाम देना है, परचेज कंसिडरेशन, जो कि अपने जो मेथड है उसके नाम में भी बोला गया है। ठीक है, इस तरह से ये 4 मेथड होते हैं। अब आगे क्या करेंगे अपन, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट देखेंगे अपन, जिसमें अपन को हर एक पॉइंट में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, जिससे अपन परचेज कंसिडरेशन आसानी से निकाल पाएँ। ठीक है, वो चीज़ अपन आगे जाकर देखेंगे। तो ये यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट जो अपन को ध्यान रखने पड़ेंगे ड्यूरिंग द क्वेश्चन सॉल्विंग। जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये कुछ पॉइंट जो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ पॉइंट जो आपकी जो लैंग्वेज है उससे रिलेटेड है, और कुछ पॉइंट जो आपको अलग से क्वेश्चन में जो यहाँ पर परेशान कर सकते हो, वो मैंने यहाँ पर आपको एक जगह लिख कर दे दिया। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर अपने परचेज कंसिडरेशन के हर एक इलस्ट्रेशन को अपन सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या बोला गया कि परचेज कंसिडरेशन जो भी आप पे कर रहे हो वो केवल आप कंसिडर करेंगे ओनली मेंबर्स को, जो भी मेंबर्स है कंपनी के, शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स में अगर आप देखेंगे केवल इक्विटी शेयर होल्डर कवर होता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ पर कवर होते हैं। डिबेंचर होल्डर कभी भी यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं या कंपनी के मेंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन में जो है केवल मेंबर्स को जो भी पेमेंट किया जा रहा है वो अपन कंसिडर करते हैं। और मेंबर्स में कौन कौन आते हैं,
इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, तो ये पहला सा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट पे अपन क्या देखते हैं कि जो पेमेंट आप कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन का, उसमें डिबेंचर होल्डर्स को जो भी पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं, कंपनी के जो भी आउटसाइडर्स होते हैं, जो कंपनी को एक्सटर्नल साइड से लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो डिबेंचर होल्डर अपन देखते हैं। ठीक है, तो बोला गया कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हो डिबेंचर होल्डर्स को, वो चीज़ आपको जो यहाँ पर पीसी की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करनी है। ठीक है, मेंबर्स को जो पेमेंट किया जा रहा है उसको तो पीसी की जो पीसी है यानी परचेज कंसिडरेशन है उसके कैलकुलेशन में आपको लेना पड़ेगा, पर डिबेंचर होल्डर्स को जो पेमेंट किया जा रहा है उसको आपको जो है पीसी की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना है। अभी आपको क्वेश्चन में कैसे कैसे गिवन कर सकता है, या तो डायरेक्टली बोलेगा कि डिबेंचर होल्डर्स जो यहाँ पर उसको जो है उनको पेमेंट किया जा रहा है इतना पैसा, जो जिसके बदले में जो यहाँ पर जो उन्होंने जो पुराने कंपनी में जो शेयर होल्डर कर रहे जो डिबेंचर होल्ड कर रखे थे उसके बदले में। या फिर बोल सकता है कि जो डिबेंचर है डिस्चार्ज किए जाएंगे सेलिंग कंपनी के, इस तरह से भी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है। ठीक है, तो दो तरह से इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि डिबेंचर होल्डर जो यहाँ पर इतने जो पहले कंपनी में यहाँ पर होल्ड कर रखे थे उनको इतना पेमेंट किया जाएगा, फिर या फिर बोल सकता है कि डिस्चार्ज किया जाएगा उनको जो सेलिंग कंपनी में यहाँ पर पहले डिबेंचर होल्डर थे उनको। ठीक है, तो स्पेसिफिकली यहाँ पर देश जो है AS14 ने प्रोवाइड किया है कि जो डिबेंचर होल्डर का पेमेंट है उसको आपको पीसी की कैलकुलेशन में नहीं लेना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, थर्ड पॉइंट पढ़ने से पहले अपन देखेंगे अपना 6 वाला पॉइंट। ठीक है, तो जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये एनालिसिस चार्ट आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ठीक है, वो मैं आपको बनवाते हुए चलूँगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अब इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि क्वेश्चन में जो कन्फ्यूज़न वाला पार्ट रहता है, अगर ये चार्ट आप बनाते हुए चलोगे तो वो चार्ट आपको मदद करेगा और कोई भी कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर दो कंपनी की, एक तरफ यहाँ पर सेलिंग कंपनी और एक तरफ यहाँ पर परचेजिंग कंपनी। अब दोनों का रोल क्या होता है, देखिए सेलिंग कंपनी अपने एसेट एंड लायबिलिटीज जो है यहाँ पर परचेजिंग कंपनी को देती है, और परचेजिंग कंपनी इसके बदले क्या करती है, अपन को परचेज कंसिडरेशन पे करती है। ठीक है, तो सेलिंग कंपनी क्या करेगी, बोलेगी जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज़ है, जो भी परचेज कंसिडरेशन आपको देना है उसको आपको क्या करो, मतलब उसको आप क्या करो, रिडीम कर दो। रिडम्पशन मतलब जो भी आप भुगतान वगैरह कर रहे हो वो चीज़ हमको दे दो एज अ परचेज कंसिडरेशन। अब परचेजिंग कंपनी क्या कर सकती है, दो तरह के उसके पास ऑप्शन है, या तो शेयर्स इशू कर देगी या कुछ कैश जो यहाँ पर प्रोवाइड कर देगी पेमेंट के बदले में। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन होते हैं अपने पास। तो अपन जो परचेज कंसिडरेशन है वो डिटरमाइन कैसे करेंगे कि कितना अमाउंट कैश में दिया जा रहा है, कितने के शेयर्स दिए जा रहे हैं, ये चीज़ डिसाइड करने के लिए अपन को चाहिए कि अपन को पता हो कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स पहले सेलिंग कंपनी के पास है, पर शेयर की कितनी प्राइस है, ठीक है, कितना कैश दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक एनालिसिस में मैंने आपको एक 3 तरह के आइटम्स यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें अपन सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि परचेज कंसिडरेशन क्या है। ठीक है, कितना अमाउंट जो यहाँ पर सेलिंग कंपनी को जो परचेजिंग कंपनी वो देने वाली है। सेकेंडली कि जो सेलिंग कंपनी है उसमें कितने नंबर ऑफ़ शेयर जो यहाँ पर पहले है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं, वो चीज़ अपन यहाँ पर देखेंगे। थर्ड, रुपीज़ पर शेयर, मतलब जो नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पर सेलिंग कंपनी में है उस हर एक शेयर की प्राइस क्या है वो चीज़ अपन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो अपन को परचेज कंसिडरेशन कैसे मिल जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर्स अगर सेलिंग कंपनी में है उसकी पर शेयर प्राइस को अगर अपन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास जो है परचेज कंसिडरेशन सीधा सा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि परचेज कंसिडरेशन क्या होने वाला है। तो इसमें अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर जो परचेजिंग कंपनी है वो सेलिंग कंपनी का यहाँ पर इशू कर रही है, वो नंबर ऑफ़ शेयर अगर आपको पता चल रहे हैं और हर एक शेयर जो यहाँ पर कितने मतलब किस प्राइस पर जो यहाँ पर इशू किया जा रहा है हर एक शेयर, वो प्राइस भी अगर आपको पता चल जाए तो उससे भी आप यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन निकाल सकते हो। वो कैसे, नंबर ऑफ़ शेयर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो अपने रुपीज़ पर शेयर से, जितने पर वो जो है शेयर देने वाली सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर को, तो अपने पास जो है परचेज कंसिडरेशन निकल कर आ जाएगा। यानी कि अपन कह सकते हैं कि परचेज कंसिडरेशन का मतलब जो कैलकुलेशन वो कैसे होता है, जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर्स है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें रुपीज़ पर शेयर से तो अपने पास जो है परचेज कंसिडरेशन निकल कर आ जाएगा।
अब ऐसा तो है नहीं, देखिए मान के चलो जब अपने पास नंबर ऑफ़ शेयर्स है 10,000 है और हर एक शेयर की प्राइस यहाँ पर 10 रुपीज़ है, ठीक है, तो 1 लाख का परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं 1 लाख का ही अमाउंट कभी कभी उसको पे करना पड़े। तो अब आते हैं अपने पास थर्ड वाले पॉइंट पर कि कम ज़्यादा भी यहाँ पर पेमेंट कर सकती है कंपनी। वो कैसे कर सकती है कि मान के चलो 1 लाख का यहाँ पर पेमेंट अपन को करना था, तो या तो अपन 90,000 कर दें या फिर 1,10,000 कर दें, वो अपने पे डिपेंड करता है। तो उसको अपन यहाँ पर नाम देते हैं यहाँ पर कि प्रीमियम पर, मतलब 1,10,000 पर कर दे तो प्रीमियम पर, 1 लाख पर कर दे यहाँ पर तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एट पार पर किया है, ठीक है। 90,000 पर कर दे तो अपन क्या नाम देंगे उसको कि डिस्काउंट पर ये रिडम्पशन किया है, ठीक है। तो रिडम्पशन का जो भी अमाउंट है अगर वो प्रीमियम पर किया जा रहा है, एट पार पर किया जा रहा है या फिर एट डिस्काउंट पर किया जा रहा है, ये अमाउंट डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा, आपके अमाउंट ऑफ पीसी को। अब वो कैसे अफेक्ट करेगा मैं आपको बताता हूँ। एक ब्लैंक पेज पर अपन चलते हैं, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको थोड़ा यहाँ पर क्लियर करता हूँ। यहाँ पर लेते हैं, देखिए जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर दोनों एग्जांपल में लेके चलता हूँ, एक प्रीमियम का लेके चलते हैं और एक यहाँ पर डिस्काउंट का लेकर चलते हैं कि 1 लाख का अपन को पेमेंट करना था, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर उनको पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं, सेलिंग कंपनी को। तो 10,000 का यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, प्रीमियम जुड़ जाएगा। इसका मतलब अपन को कितना पेमेंट करना है, 1,10,000 का, ठीक है। अपन ने क्या डिसाइड किया था पहले कि 1 लाख का पेमेंट करेंगे, उसमें 10,000 का प्रीमियम में उनको देंगे ताकि मतलब उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसलिए 10,000 का अपन प्रीमियम भी उसमें देंगे। तो इस तरह से अपन को पे जो करना पड़ेगा सेलिंग कंपनी को, वो 1,10,000 पे करना पड़ेगा। अब अगर अब आप देखें कि पहले तो अपन को 1 लाख ही पे करना पड़ रहा था, पर प्रीमियम को अगर अपन ने कंसिडर कर रहा तो 1,10,000 अपन को पे करना पड़ रहा है। यानी कि सीधा सा जो ये प्रीमियम है वो किसको अफेक्ट कर रहा है, आपके परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट को, ठीक है। यहाँ पर रिडम्पशन अगर अपन देख रहे हैं, रिडम्पशन वाला कि सेलिंग कंपनी को कितना पैसा दिया जाना है, पहले अपन ने डिसाइड करा था 1 लाख रुपए दिए जाने हैं, पर अगर उसमें प्रीमियम वाला फैक्टर अपन ऐड कर दे तो अपन को फिर बाद में पता लगा कि 1,10,000 अपन को पे करना है अगर अपन प्रीमियम के साथ दे रहे थे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आती है। तो यही चीज़ यहाँ पर बोली है, अगर आप थर्ड वाले पॉइंट में देखोगे कि प्रीमियम जो भी है यहाँ पर प्रीमियम हो, चाहे से ऐड पार कर रहे हो या फिर ऐड डिस्काउंट कर रहे हो, चाहे से आप 90,000 पर कर रहे हो या फिर प्रीमियम पर यानी कि 1,10,000 पर कर रहे हो, वो रिडम्पशन पर है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा आपके परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट को, ठीक है। और बात करते हैं अगर अपन प्रीमियम एट पार या फिर डिस्काउंट की ऑन इशू पर। अब इशू कब करेंगे, देखिए इसको भी एक सेपरेट पेज पर समझते हैं अपन, यहाँ पर समझ लेते हैं। अब ये इशू पर कैसे इफेक्ट करेगा वो चीज़ आपको समझनी है। तो मैंने आपको ऐसे ही 2 कंपनी यहाँ पर बना के बताई थी, ठीक है। इसमें अपन ने बात की थी रिडम्पशन की और इसमें बात कर रही थी अपने ने इशू की, ठीक है। ये कौन है अपने पास, परचेजिंग कंपनी, और ये कौन है अपने पास, सेलिंग कंपनी। तो सेलिंग कंपनी को अमाउंट मिल रहा था, इसलिए अपन यहाँ पर क्या डिटरमाइन कर रहे थे, रिडम्पशन का नाम इसको अपन दे रहे थे, जिससे अपन पीसी डिसाइड कर रहे थे। और इशू जो कर मतलब जो परचेजिंग कंपनी वो कुछ ना कुछ शेयर्स इशू कर रही थी इस पीसी को देने के बदले में। तो यहाँ पर अपन ने इशू टर्म्स यूज ली, ठीक है। अब इशू से अपन क्या डिसाइड करेंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो यहाँ पर जो अपनी सेलिंग कंपनी उसको दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसने क्या डिसाइड करा था रिडम्पशन वाले में, मतलब ये जो रिडम्पशन वाली टर्म है इसने क्या डिसाइड करा था कि कितना पीसी का अमाउंट आपको पे करना है। और ये जो इशू वाली टर्म है वो क्या डिसाइड करेगी, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको इशू करने हैं, ठीक है। अभी अपन ने डिसाइड किया था कि 1,10,000 रुपये उनको पे करने हैं, ठीक है। ये हो गया अपने पास पीसी। और अगर अपन देखें कि हर एक शेयर की प्राइस यहाँ पर 10 रुपये होगी, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर कितने निकलते हैं, 11,000, ठीक है। 11,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। वही मान के चले अगर अपन कि एट पार अपन जहाँ पर रिडम्पशन कर रहे थे, यानी कि 1 लाख का अगर अपन रिडम्पशन कर रहे थे और वही हर एक शेयर की प्राइस 10 रुपये है, तो अपने नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकल करेंगे, 10,000, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये चीज़ किसको अफेक्ट कर रही है, यहाँ पर एक बार अपन ये जो पर शेयर प्राइस है वो चेंज करके देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि ये जो इशू प्राइस है वो अगर प्रीमियम पर लेकर जाए अपन, तो मान के चलो अगर ये अपन 20 रुपये कर देते हैं, 20 रुपये पर शेयर,
कि 10 रुपये के शेयर की फेस वैल्यू थी और जो शेयर यहाँ पर दिया जा रहा है वो प्रीमियम पर दिया जा रहा है 10 रुपये के प्रीमियम पर। तो यहाँ पर 10 रुपये की फेस वैल्यू और 10 रुपये का प्रीमियम है, तो पर शेयर की प्राइस अपने पास 20 रुपीज़ हो जाती है। तो अगर अब अपन नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालेंगे तो कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स सेम अमाउंट पे आएंगे, इसको अपन 1,10,000 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो 1,10,000 पर अब अपन कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू करेंगे, आपको कैलकुलेट करना है। मैं एक बार कैलसी में टाइप कर लेते हैं 1,10,000 डिवाइडेड बाई 20, तो यहाँ पर 5500 नंबर ऑफ़ शेयर्स निकल कर आते हैं। ठीक है, तो सीधा सा क्या आपको पता चला कि अमाउंट तो अपने पास सेम है 5500। ठीक है, अमाउंट तो अपने पास सेम था, 1,10,000 ही अपन को पे करना पड़ रहा था, पर जैसे ही इसमें जो फेस वैल्यू उसमें अपन ने प्रीमियम का फैक्टर ऐड किया तो उससे अपने नंबर ऑफ़ शेयर बिल्कुल चेंज हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाई, देखे पॉइंट में, कि जैसे ही आपका इशू पर कोई भी प्रीमियम या फिर डिस्काउंट या फिर पार वैल्यू रहती है, ठीक है, तो डायरेक्टली आपको अफेक्ट, मतलब वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करती है, आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स को। जो भी नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पर परचेजिंग कंपनी इशू करने वाली है, किसको, सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो ये डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है उसको। उसका एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको देकर बताया, और रिडम्पशन वाला एग्जाम्पल मैंने आपको देकर बताया कि कैसे वो पीसी के अमाउंट को जो है डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है, कि 1 लाख का अमाउंट आपको पे करना है, उसको अगर 10% ज़्यादा पर अपन रिडीम करें तो 1,10,000 हो जाएगा, तो उससे जो है अमाउंट ऑफ पीसी यहाँ पर अफेक्ट हो रहा था। ठीक है, अगर अपन जो है 10% डिस्काउंट पर करते तो वो कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पर पीसी का अमाउंट हो गया रिड्यूस, प्रीमियम में वो बढ़ गया था, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा था अपने पास परचेज कंसिडरेशन को। और इशू वाला मैंने आपको बताया था कि पर शेयर की प्राइस कितनी थी अपने पास, पहले 10 रुपये की थी। ठीक है, 1,10,000 का मान के चलो अपन को पेमेंट करना था और 10 रुपये की फेस वैल्यू थी। ठीक है, तो वहाँ पर निकल कर आ रहे थे 11,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स, पर उसको जो फेस वैल्यू है उसको अपन प्रीमियम पर इशू करें, मतलब जो अपना इशू प्राइस है वो 10 + 10 हो जाए प्रीमियम पर, तो 20 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस हो जाएगी। और 20 रुपीज़ पर शेयर के बेसिस पर अगर अपन नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाले उसी अमाउंट पर, तो अपना नंबर ऑफ़ शेयर यहाँ पर रिड्यूस हो गया था। ठीक है, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा था अपने पास नंबर ऑफ़ शेयर्स को। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये मैंने यहाँ पर नोट दिया हुआ है, जो अपने थर्ड और फोर्थ पॉइंट है उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको जो भी लाइंस हैं क्वेश्चन की वो आपको केयरफुली रीड करनी है। ठीक है, वो कैसे आपको दे सकते हैं, मतलब कंफ्यूज कैसे कैसे कर सकता है, जब भी इशू दे दे या तो आपको डायरेक्टली गिवन कर दे कि जो इशू किया है उसने वो एट प्रीमियम किया है, एट पार किया है, फिर एट डिस्काउंट किया है। ठीक है, सेकेंडली जो रिडम्पशन किया है उसने एट प्रीमियम किया है, एट पार किया है, फिर एट डिस्काउंट किया है। ये बात हो गई अपने पास, डायरेक्टली गिवन कर दे। और सेकंड केस अपने पास क्या आ सकता है कि जो इशू और रिडम्पशन की जानकारी वो एक ही सिंगल लाइन में अपन को दे दे। ठीक है, तो अपन को कोरिलेट करना पड़ेगा उनको कि कैसे इन्फॉर्मेशन है, उसका इंटरप्रिटेशन अपन को सही से करना पड़ेगा, जब ही जाकर अपन उसको सही से कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन देखेंगे जहाँ पर ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग मामला कर रखा है उन्होंने, तो वो चीज़ जब आएगी जब अपन आसानी से देखेंगे। ठीक है, पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि दो अलग अलग केस में जो है ये चीज़ वो गिवन कर सकता है कि इशू अलग हो, रिडम्पशन अलग हो, या फिर एक साथ दे दे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या बोलते हैं यहाँ पर कि मेंबर्स को जो परचेज कंसिडरेशन है वो पे करने की इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे क्वेश्चन में दे सकता है। मेंबर्स में अपन ने कौन कौन से लोग कंसिडर करे थे, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो इनको जो भी पेमेंट किया जा रहा है परचेज कंसिडरेशन का, उसकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में कैसे कैसे दे सकता है। तो या तो वो बोल दे क्वेश्चन में कि शेयर होल्डर्स या फिर डिवेंचर होल्डर्स, उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है एट द रेट रुपीज़ इतने रुपीज़ पर शेयर पर। ठीक है, या तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे दे, या फिर बोल दे कि इनको डिस्चार्ज करने के लिए जो है कंपनी क्या कर रही है, परचेजिंग कंपनी वो इशू कर रही है यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स, कुछ नंबर ऑफ़ शेयर्स वो इशू कर रही है जो सेलिंग कंपनी के हैं उसमें। ठीक है, तो दो तरह से इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकता है, या तो बोल दे डिस्चार्ज इतने पर किया जा रहा है, या फिर नंबर ऑफ़ शेयर्स की जानकारी दे दे कि इतने नंबर ऑफ़ शेयर जो है इशू किए जा रहे हैं सेलिंग कंपनी के द्वारा। ठीक है, अब इसमें नोट मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली बोल रखा है कि अगर शेयर्स के पर्पस के अलावा जो है कोई शेयर अगर इशू किया जा रहा है तो उस पर आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि वो नॉर्मल इशू तो नहीं है,
जो अपन नॉर्मल इशू देखते थे, जो अपन 12th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि जो नॉर्मल पब्लिक को इशू किया जाता है वो चीज़ तो नहीं है, ठीक है। ये आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ेगा, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। वो पॉइंट आएगा एक एक पॉइंट, जब अपन अच्छे से समझेंगे उसको। बस अभी आपको ये पॉइंट दिमाग में रख लेने कि ऐसा कोई पॉइंट आए, मैं आपको उस टाइम यहाँ पर जो अपने ये पॉइंट है जो एक साथ अपन ने लिख रखे उससे मैं आपको रिलेट करके बताऊँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, 6 पॉइंट जो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया है, और मैंने आपको बताया कि ये जो चार्ट है वो किस किस चीज़ में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जो भी नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू किए जाने हैं नई कंपनी के द्वारा, न्यू कंपनी के द्वारा, वो चीज़ अपन डिटरमाइन करेंगे। सेकेंडली जो भी पीसी है, पीसी का अमाउंट है, अगर वो डायरेक्टली गिवन नहीं होता है तो वो चीज़ भी अपन यहाँ पर डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चार्ट के थ्रू। अब 7 पॉइंट क्या बोलते हैं, देखिए, जो पीसी का अमाउंट है रिडम्पशन वाले रूट से भी अपन निकाल सकते हैं या फिर इशू वाले रूट से भी अपन निकाल सकते हैं। वो कैसे, ये जो अपन ने 2 रूट देखे थे, रिडम्पशन वाला रूट या फिर इशू वाला रूट। रिडम्पशन वाले रूट से भी निकाल सकते हैं, इशू वाले रूट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कि नंबर ऑफ़ शेयर्स इसके दे दे अपने पास, सेलिंग कंपनी के पर शेयर की प्राइस कितनी उनको पे की जानी वो दे दे, तो उससे अपन पीसी निकाल सकते हैं। सेकेंडली या फिर कि कितने परचेजिंग कंपनी में उनको शेयर्स इशू किए जा रहे हैं वो दे दे, और वो शेयर जो कितनी प्राइस पर इशू किए जा रहे हैं वो दे दे, तो उसको मल्टीप्लाई करके अपन परचेज कंसिडरेशन पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो दोनों रूट अपने पास यहाँ पर अवेलेबल है, अपन को कौन से रूट से जाना है वो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाएगा। और एंड में अपन को ये क्या करना है कि कुछ भी अपन को जो है मोड ऑफ पीसी मिल जाना चाहिए। मोड ऑफ पीसी मैं आपको बताऊँगा अभी कि हर एक शेयर मतलब जो है, अगर अपन को बोल दे कि 10 लाख रुपए का अपन को पेमेंट दिया जाना है, तो अपन को ये भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस 10 लाख में क्या क्या शेयर जो है, मतलब क्या क्या जो है दिया जा रहा है, शेयर दिए जा रहे हैं, डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, फिर कुछ कैश दिया जा रहा है, ये चीज़ अपन को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई देखिए कि डायरेक्टली अगर पीसी की इन्फॉर्मेशन अपन को दे दे कि 15 लाख अपन को पीसी देना है, तो वो चीज़ अपन को बाइफरकेट करनी पड़ेगी कि उस 15 लाख में क्या चीज़ जो है, कितने शेयर्स दिए जा रहे हैं, कितने डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं, कितना अमाउंट जो है कैश में होने वाला है, वो चीज़ अपन वहाँ पर बाइफरकेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। और मोस्टली जो ऐसी सिचुएशन यानी कि बाइफरकेट करने वाली सिचुएशन आपको किस किस मेथड में दिखेगी, वो नेट एसेट मेथड में दिख सकती है या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में आपको मोस्टली दिख सकती है। अब नेट पेमेंट मेथड में क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ अपन स्पेसिफिकली पहले से बाइफरकेट कर सकते हैं, मतलब करते हुए चलते हैं। उसमें अगर आप फॉर्मेट देखोगे तो उसमें अपन ने 4 बातें पहले से ही डिसाइड कर ली थी कि क्या दिया जा रहा है, मतलब शेयर दिया जा रहा है, डिबेंचर दिए जा रहे हैं या फिर कैश दिया जा रहा है, वो अपन ने बाइफरकेट किया था। किस क्वांटिटी में दिया जा रहा है वो चीज़ बाइफरकेट की थी, किस रेट पर शेयर पर दिया जा रहा है, ठीक है, और उसका अमाउंट क्या निकल कर आएगा वो चीज़ अपन ने पहले से ही आइडेंटिफाई कर ली पड़ी, ठीक है। तो ये मोड ऑफ पीसी अपन को मतलब जो नेट मेथड है उसमें अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो मोस्टली सिचुएशन दिखती है अपने पास नेट एसेट मेथड या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद 8 पॉइंट क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ शेयर जो आप इशू कर रहे हैं नई कंपनी के द्वारा, वो या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन कर सकते हैं, इनडायरेक्टली, जैसे कि 5000 नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू किए जा रहे हैं नई कंपनी के द्वारा, जो ओल्ड कंपनी के शेयर है, शेयर होल्डर्स हैं उनको, ठीक है। या तो ऐसे डायरेक्टली गिवन कर दे या फिर बोल दे कि जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर्स पुरानी कंपनी में हेल्ड कर रखे थे, कि मान के चलो 5000 शेयर्स अगर पुरानी कंपनी में हेल्ड कर रखे थे, तो उसके बदले जो यहाँ पर हम 5:1 के में, मतलब जो अपन बोनस शेयर्स वाले चैप्टर में देखते थे कि 1:2 में अपन ने बोनस शेयर्स इशू कर दिए, 5:1 में कर दिए, ठीक है। ये अलग अलग रेशो भी आपको क्वेश्चन में गिवन कर सकता है, ठीक है। तो रेशो टर्म्स में दे सकता है या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ शेयर्स बोल के बता सकता है। तो एक एग्जांपल मैंने इसका लिया है कि कैसे जो रेशो है उसके टर्म्स में आपको दे सकता है। तो मान के चलो ओल्ड कंपनी जो खुद को सेल करने वाली यहाँ पर, ठीक है, सेलिंग कंपनी, उसके नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पर 5000, ठीक है। मैंने स्पेसिफिकली बोल भी रखा है सेलिंग कंपनी, और इसको जो परचेज़ कंसिडरेशन पे करना है आपको एज अ परचेजिंग कंपनी, वो पे करना है आपको 50,000 रुपीज़। अब जो नई कंपनी है वो इशू कर रही है नंबर ऑफ़ शेयर्स इन रेशो ऑफ 1:5, ठीक है। अब ये 1:5 बोलता गया है कि आपको एक नया शेयर्स दिया जाएगा
जो भी आपने 5 शेयर होल्ड कर रखे किस में, ओल्ड कंपनी में, ठीक है, पुरानी कंपनी, ओल्ड कंपनी या फिर सेलिंग कंपनी, उसमें 5 शेयर अगर आपने होल्ड कर रखे हैं तो उसके बदले में आपको हमारी नई कंपनी में एक नया शेयर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका कुछ इंटरप्रिटेशन अपन को निकालना पड़ता है, ठीक है। और उसमें स्पेसिफिकली बताया देखिए कि 50 रुपये हर शेयर की वैल्यू होने वाली है, ठीक है। तो अमाउंट अपन को बता दिया है कि 50,000 रुपये दिए जाएंगे, और नंबर ऑफ़ शेयर्स अपन को यहाँ पर पता लग गया है कि 50 रुपये का शेयर है, सॉरी 50,000 शेयर है, सॉरी 5,000 यहाँ पर शेयर है, और हर एक शेयर के बदले, हर 5 शेयर के बदले एक शेयर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स की कैलकुलेशन निकालना चाहें तो कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स निकल करेंगे, 5,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई विथ 1, ठीक है। 1:5 का इंटरप्रिटेशन कैसे आता है, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई विथ 1, और इसे 1000 नए शेयर यहाँ पर नई कंपनी को यहाँ पर इशू करने पड़ेंगे, और हर एक शेयर की प्राइस रखी गई है ₹50 ईच, ठीक है। इस तरह से कुछ इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ता है अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स अपन को डायरेक्टली गिवन नहीं करता तो। अब नेक्स्ट जो 9 पॉइंट बोला गया है कि प्रेफरेंस शेयर्स की इनकम जो है, अगर आप देखो कि प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं पर जब भी इशू किए जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि आपको इस रेट से हम इतना डिविडेंड तो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, डिविडेंड के लिए उनको बोला जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स की जब भी इनकम की बात की जाएगी तो अपन किसकी बात करेंगे, उनको कितना डिविडेंड मिलेगा इस बात की, ठीक है। और ये चीज़ कब डिसाइड होती है, ये चीज़ अगर आप देखोगे तो प्रेफरेंस शेयर्स के साथ ही डिसाइड हो जाती है। प्रेफरेंस शेयर्स के जस्ट आगे उनकी कुछ परसेंटेज दी जाती है, वो बताता है कि कितना परसेंट उनको डिविडेंड मिलने वाला है, ठीक है। वो चीज़ परसेंटेज के टर्म्स में आपको डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर्स के साथ ही गिवन कर देता है। तो अपन को क्वेश्चन में डायरेक्टली दे सकता है कि कितना डिविडेंड उनको दिया जाना है। क्वेश्चन में डायरेक्टली कैसे देगा कि 10% प्रेफरेंस शेयर्स है, और वो कितने अमाउंट के, 10 लाख के, और हर एक शेयर जो है इसका वो 100 रुपीज़ ईच का है। तो अपन डायरेक्टली उसकी इनकम कैसे निकालेंगे, तो 10 लाख अमाउंट के शेयर्स है और 10% उसका डिविडेंड रेट है, तो 1 लाख का उसको डिविडेंड दिया जाना है। और सेकेंडली यहाँ पर क्वेश्चन में इनडायरेक्टली तौर पर भी दे सकता है, ठीक है, कि कोई मेथड बता दिया कि इस मेथड से हमने निकाला कि इतना अमाउंट हो जाए यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड निकल कर आ रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन में अपन देखेंगे, क्वेश्चन उसके लिए अलग से फ्रेम होता है, आपके क्वेश्चन ICAI मॉड्यूल में भी गिवन है, तो वो चीज़ अपन वहाँ पर जाकर देखेंगे, ठीक है। 2 तरह के मेथड अपन ने देखेंगे, या तो डायरेक्टली गिवन कर दे आपके जितना भी उनको डिविडेंड देना है, या फिर इनडायरेक्टली तरीके से दे कि कितना डिविडेंड उनको देना है, किसी न किसी तरीके से वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करेगा, ठीक है, कि इस तरह से हमने वो डिविडेंड निकाला है। अब 10 पॉइंट क्या बोलते हैं यहाँ पर, जब भी 2 कंपनियाँ पर अमालगमेट होगी, कि मैंने आपको 3 तरह के मेथड बताए थे, ठीक है, A और B जो यहाँ पर C कंपनी में यहाँ पर अमालगमेट हो सकती है। तो A और B अगर हो रही है तो इन दोनों का अपन को क्या करना पड़ेगा, दोनों का जो परचेज कंसिडरेशन है वो भी अलग अलग निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनकी जो असेट एंड लायबिलिटीज़ वो भी अलग अलग होगी। तो इसलिए अगर अपने पास इनका कंबाइंड PC निकल कर आता है तो अपन क्या करेंगे, जो भी रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा अपन को कि इस रेशो में जो इनका परचेज कंसिडरेशन बांटना है, तो उसी रेशो में अपन उनका परचेज कंसिडरेशन अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। 11 पॉइंट क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि जो इंट्रेंसिक वैल्यू वाला मेथड है उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू या तो क्वेश्चन में इसी नाम से आपको दे देगा, अगर इस नाम से ना दे तो वो आपको फेयर वैल्यू के नाम से भी बोल सकता है, मार्केट वैल्यू के नाम से भी बोल सकता है, या फिर पर इक्विटी शेयर इज़ वैल्यूड एट रुपीज़ ऐसा करके भी वो दे सकता है, ठीक है। तो 3 नाम से आपको दे सकता है, तो इंट्रेंसिक वैल्यू के नाम से बोल दें, ठीक है। इंट्रेंसिक वैल्यू तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे, पर अगर फेयर वैल्यू के नाम से बोलो, मार्केट वैल्यू के नाम से बोले, या फिर बोल दे कि जो हर एक इक्विटी शेयर है वो वैल्यू किया गया है इस रुपीज़, मतलब इस अमाउंट रुपीज़ पर शेयर के वैल्यू पे, ठीक है, तो भी आपको इंट्रेंसिक वैल्यू की फेयर वैल्यू ही माननी है, ठीक है। अब 12 पॉइंट में क्या बोला गया है कि रिडम्पशन पर प्रीमियम है या फिर डिस्काउंट है, यह सेलिंग कंपनी को दिखाना ज़रूरी नहीं है। अपन क्या करते हैं, अगर आपने देखा होगा कि जो 11-12 में अपन ने वो पढ़ी है, 11-12 में जो भी अपन ने अकाउंटिंग पढ़ी है उसमें अपन देखते थे कि जितना भी अपन इशू करते थे कि 1 लाख का अपन ने शेयर इशू किए
और 10% प्रीमियम पर उनको इशू किया है, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पर 1,10,000। तो ऐसा तो है नहीं, ये जो ये वाला अमाउंट है वो अपन शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते, इसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, ठीक है। तो इस तरह से अपन को अलग अलग बाइफरकेशन वहाँ पर करना पड़ता था कि शेयर कैपिटल वाला यानी कि फेस वैल्यू वाला कितना अमाउंट है, उसमें से प्रीमियम वाला कितना अमाउंट है, क्योंकि ये अलग अलग जगह जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट में मैंने मतलब इसमें क्या बोला गया देखिए कि सेलिंग कंपनी का जब भी आपको अकाउंटिंग करना है तो उसमें आपको ये चीज़ अलग अलग करके दिखाना ज़रूरी नहीं है। अब वो दिखाना ज़रूरी क्यों नहीं है, क्योंकि इसके मतलब ये काम जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो अलग अलग दिखा कर भी आप क्या कर लोगे। पर बात करें अगर परचेजिंग कंपनी के बारे में कि जो उसको परचेज़ कर रही है, उसके एसेट एंड लायबिलिटीज़ को ले रही है, उसके लिए जो है वो अलग 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 दिखाना जो है ज़रूरी हो जाता है। क्यों? कि उसकी बुक्स अभी कंटिन्यू रहनी है, ठीक है। उसकी बुक्स अभी आगे भी बनती रहनी है, अलग अलग जो भी एंट्रीज़ वगैरह वो होती रहनी है। तो उसने अगर कोई डिस्काउंट वगैरह या फिर प्रीमियम वगैरह ये चीज़ की है, इशू अगर डिस्काउंट में किया है, इशू अगर प्रीमियम पर किया है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट उसने लगाया है, ठीक है। तो वो चीज़ उसको बाइफरकेट करके अलग अलग दिखानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट अलग अलग जगह पर बैलेंस शीट में जाकर होना है। उसकी जर्नल एंट्रीज भी अलग अलग होगी, वो अपन जब भी उसके अकाउंटिंग में देखेंगे वो वहाँ पर अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको कवर कराए हैं। कुल टोटल यहाँ पर 12 पॉइंट्स है, तो एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस कर दिया है। अभी हो सकता है आपको ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर ना हुए होंगे, जब अपन एक एक क्वेश्चन देखेंगे तब आप एक एक पॉइंट को यहाँ पर को रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है जो भी कॉन्सेप्ट वाला रिवीजन रहता है। इसके बाद जो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो अपने पास परचेज कंसिडरेशन की रहने वाली है, जिसमें अपन परचेज कंसिडरेशन के सारे मेथड मतलब हर एक इलस्ट्रेशन, हर एक क्वेश्चन जो यहाँ पर सारे एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो भी स्पेशल पॉइंट है वो भी चीज़ मैं आपको उसके साथ जो है थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलूँगा। बस आपको क्या करना है, अभी तक जो भी पॉइंट्स यहाँ पर स्पेशल पॉइंट में गिवन है वो आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और मॉड्यूल के क्वेश्चंस अगर आप रीड कर सके एक बार तो मॉड्यूल के क्वेश्चन भी आपको रीड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक होता है अपने पास कंप्लीट। तो यहाँ चुके हम अपने नोट्स पर। तो मैं आपको बता रहा था कि दो पर्सन जो यहाँ पर होते हैं, ठीक है। दो पर्सन कौन? एक तो वो पर्सन्स जो कि यहाँ पर एंटिटी जो कि सेल कर रही है खुद को या फिर अपने आप को जो है अपनी एसेट और लाइबिलिटी को किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। तो इसको अपन सेलर कंपनी बोल सकते हैं, और इस कंपनी को क्या बोल सकते हैं अपन? परचेजर कंपनी या फिर वेंडिंग कंपनी, और इसको वेंडर कंपनी भी यहाँ पर बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों अपन ने पार्टीज देखी। इसमें क्या किया जाता है, ये इसको अपनी एसेट एंड लाइबिलिटी जो यहाँ पर ट्रांसफर करेगी, और ये क्या करेगा, इसको इसके बदले में कंसिडरेशन पे करेगा, ठीक है। ये किसको कर रहा है? कंपनी को कर रहा है? बिल्कुल नहीं। किसको कर रहा है? शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर्स में कौन कौन आते हैं यहाँ पर? जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो आते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो आता है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है और किसी को भी यहाँ पर पेमेंट नहीं किया जाता जो कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो रही है उसके बदले में, ठीक है। तो ये जो परचेज कंसिडरेशन दिया जा सकता है वो किस किस फॉर्म में दिया जा सकता है, उसके बाद जो अपन इस प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ जो परचेज कंसिडरेशन में रहता है वो चीज़ अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कि ये परचेज कंसिडरेशन आप किस किस तरीके से दे सकते हो और किस किस वे में दे सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको जो अभी से ही बताकर चलूँ कि परचेज कंसिडरेशन अगर आपने देख लिया, सीख लिया अच्छे से, ठीक है, इस वाली वीडियो को पूरी कवर करते हुए, तो आपको जो है परचेज कंसिडरेशन में मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस आपके ICAI मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के क्वेश्चन हैं और उन सभी क्वेश्चन में जो भी परचेज कंसिडरेशन निकाला गया है वो एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर इस वीडियो में कवर करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जब आपके सारे परचेज कंसिडरेशन वाले क्वेश्चन एक ही जगह आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेन बेनिफिट रहेगा आपको। हमारे टाइम पर भी मैं बहुत सोचा करता था कि अगर कुछ ऐसा हो कि एक जगह यहाँ पर सारे परचेज कंसिडरेशन है ये एक जगह ही मिल जाए तो वो जो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो ठीक है, तो वही मैंने आप पर अप्लाई करके आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है एक ही जगह इन सारे परचेज कंसिडरेशन को। इससे क्या होगा कि जो आपके एग्ज़ाम में अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके पास जो है क्वेश्चन में जो ग्रिप रहनी चाहिए, ठीक है, कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा,
तो वो ग्रिप जो है आपको पहले से ही, मतलब ग्रिप जो है वो आपकी पहले से ही रहेगी। आप उस टाइम यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे कि परचेज कंसिडरेशन किस मेथड से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें से यूज़फुल है मेरे लिए। वो सारी चीज़ें आपको जो है इस वाले लेक्चर के थ्रू जो है समझ में ही आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने पास परचेज कंसिडरेशन के अलग अलग मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात की गई कि कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो 4 मेथड अपने पास यहाँ पर निकल कर आते हैं, जिसमें सबसे पहले है लमसम मेथड, सेकंड इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड जिसको जो शेयर एक्सचेंज मेथड भी बोला जाता है, थर्ड आता है अपने पास नेट पेमेंट मेथड और फोर्थ आता है यहाँ पर नेट एसेट मेथड। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस मैंने आपको दी है, इसी सीक्वेंस में अपन इनको पढ़ने वाले हैं और इसी सीक्वेंस में आपको इनको याद भी रखना है। ठीक है, एक एक चीज़ें मैं सबसे पहले समझाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें जो यहाँ पर कैसे निकलती है। तो सबसे पहले बात की गई यहाँ पर लमसम मेथड की। लमसम मेथड में क्या होता है कि क्वेश्चन में जो है आपको सीधा सीधा बता देगा, ये जो परचेज कंसिडरेशन पे किया जा रहा है यहाँ पर, उसमें आपको सीधा सीधा बता देगा कि कितनी क्या चीज़ें जो यहाँ पर जो सेलर कंपनी है उसको दी जा रही है, जो एसेट एंड लायबिलिटी जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसके बदले जो है क्या क्या चीज़ें दी जा रही है वो डायरेक्टली टोटल अमाउंट में आपको यहाँ पर बता देगा। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं लमसम मेथड। ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये सीधा सा क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है तो सीधा सा आपको यूज़ कर लेना है। ठीक है, वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट वाला है लमसम मेथड ये गिवन होता ही नहीं है। ठीक है, आगे जो मेथड है और भी जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जिसको जो यहाँ पर एग्जामिनर पुट करता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वो आगे के मेथड पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब बी वाला आता है अपने पास इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या फिर जिसको अपन शेयर एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं। तो आईवी मेथड को इन अ नॉर्मल वे समझने के लिए अपन फिर से एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, वही दो कंपनियां जिसमें एक चीज़ जो यहाँ पर एक कंपनी जो यहाँ पर परचेज करने वाली है और एक कंपनी अपने आप को सेल करने वाली है। ठीक है, इसको अपन सेलिंग कंपनी नाम लेते हैं और इसको परचेज कंपनी यहाँ पर नाम दे देते हैं। अब क्या होगा कि ये सबसे पहले जो है एसेट एंड लायबिलिटीज है इस वाली परचेज कंपनी को ट्रांसफ़र करेगी और इसके बदले में जो है परचेज कंपनी इसको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन देगी। ठीक है, अब ये परचेज कंसिडरेशन क्या कितना अमाउंट का होना चाहिए वो चीज़ इंट्रिंसिक वैल्यू के मेथड पे डिसाइड की जाती है, जिसमें अपन क्या देखते हैं। ठीक है, इसमें ये जो परचेज जो कंपनी है इसमें ये व्यक्ति देखेगा कि जो सेलिंग कंपनी है उसके एसेट एंड लायबिलिटी उनको जो वो खरीद रहा है उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर एज अ रैशनल इन्वेस्टर ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कितना अमाउंट उसको जो है इस कंपनी को देना चाहिए जो ना तो ज़्यादा हो ना ही कम हो। ठीक है, इसमें क्या चीज़ देखी जाती है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ सेलिंग कंपनी जो कि क्वेश्चन में गिवन होती है, तो उस मेथड पर आपको जाना है। ठीक है, और सेकंड में किसको, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है और शेयर होल्डर्स में कौन कौन आते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में तो यहाँ पर कि कितने इक्विटी शेयर होल्डर है उनको कितना पेमेंट करना है वो चीज़ जो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होगी, वो चीज़ यहाँ पर वो अनुमान लगा कर चलते हैं। ठीक है, और सेकेंड जो बात की जाती है पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर का तो अपन ने पता लगा लिया, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पे करना है ये चीज़ जो है क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन करेगा। ठीक है, तो दो चीज़ यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करनी होगी आपको कि आईवी ऑफ पर इक्विटी शेयर ऑफ एस कंपनी यानी कि सेलिंग कंपनी क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ सेलिंग कंपनी क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है, और जो पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन हो गई। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास परचेज कंसिडरेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक बार फिर से मैं यहाँ पर अच्छे तरह से आपको बता देता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है कि एक रैशनल कस्टमर यानी कि एक रैशनल इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट करना चाहेगा उस कंपनी में जो वो खरीद रहा है। ठीक है, कितना इन्वेस्ट करने का मतलब जो एसेट एंड लायबिलिटीज़ उसके पास आ रही है उस कंपनी की, उसके बदले वो कितना पे करे वो चीज़ यहाँ पर कंसिडर की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात की जाती है, उन्हीं की आईवी यहाँ पर देखी जाती है। तो क्या बोला गया है, आईवी पर इक्विटी शेयर ऑफ सेलिंग कंपनी जो गिवन है वो चीज़ अपन को उठा लेनी है, और कितना पेमेंट यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किया गया है वो चीज़ अपन को उठानी है। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन अपने पास निकल जाएगा। अब ये जो स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट में मैंने बात की इंट्रिंसिक वैल्यू, इसको किस किस नाम से वो क्वेश्चन में गिवन कर सकता है,
तो इंट्रिंसिक वैल्यू या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में आईवी के नाम से देते, आईवी यानी इंट्रिंसिक वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन में वो फेयर वैल्यू के नाम से भी इसको दे सकता है। थर्ड क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू के नाम से भी इसको दे सकता है। और फोर्थ जो यहाँ पर एक बार मैं जूम कर देता हूँ आपको शायद तक सही से ना दिखाओ, तो आईवी के नाम से दिखा सकता है, फेस वैल्यू के नाम से फेयर वैल्यू के नाम से दिखा सकता है, मार्केट वैल्यू के नाम से दिखा सकता है, और पर इक्विटी शेयर इज वैल्यूड एट डैश डैश डैश, यानी कि यहाँ पर प्राइस बता देगा कि इतने प्राइस पर वो वैल्यूड हुआ है। ठीक है, इन चारों नाम से जो यहाँ पर आपको आईवी पर इक्विटी शेयर ऑफ एस कंपनी यहाँ पर गिवन हो सकती है। ठीक है, तो उस तरह से आपको आइडेंटिफाई करते हुए चलना है। और पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन ही होगा, दोनों को सिर्फ आपको ऐड करना है, आपके पास पीसी निकल कर आ जाएगा आईवी मेथड से। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पेमेंट का मेथड आता है यहाँ पर अपने आता है नेट पेमेंट मेथड, जिसमें अपन क्या करते हैं, उन दो पार्टीज़ की जो इक्विटी शेयर होल्डर या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि यही कंपनी के ओनर होते हैं, इन्हीं को पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पेमेंट किया जाता है वही चीज़ अपन नेट पेमेंट मेथड में कवर करते हैं। बस इसमें क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि नेट पेमेंट मेथड ही लग रहा है या फिर आईवी मेथड लग रहा है। तो आईवी में तो मैंने आपको बताया कि ये आईवी पर इक्विटी शेयर ऑफ एस कंपनी या फिर आईवी या फिर फेयर वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू या फिर इस तरह से क्वेश्चन में आपको नाम गिवन होगा तो आपको आईवी मेथड लगाना पड़ेगा। पर क्वेश्चन में अगर ऐसे पेमेंट गिवन है कि इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किया जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया जा रहा है, और ये चारों चीज़ें क्वेश्चन में अगर बताता है सेपरेटली, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नेट पेमेंट मेथड अप्लाई करना होगा। अब ये चार चीज़ें क्या है और ये चारों चीज़ें आपको क्वेश्चन में कैसे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्वेश्चन में जो परचेज कंसिडरेशन है उसके बदले में इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या क्या दिया जा रहा है। क्या इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं उनको, या उनको प्रेफरेंस शेयर्स दिए जा रहे हैं, या उनको डिबेंचर दिए जा रहे हैं, या फिर उनको कैश में भुगतान यानी कि कैश में पेमेंट किया जा रहा है। ये चीज़ें जो है क्वेश्चन में अपन को सेपरेटली वो गिवन करेगा। और क्वेश्चन में ये भी बताएगा कि इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं तो कितने इक्विटी शेयर, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे हैं, डिबेंचर दिए जा रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और कैश तो अपने अमाउंट में होता ही है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर उनकी क्वांटिटी यहाँ पर गिवन करेगा अगर ऐसा गिवन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपन देखें कि उस जो इक्विटी शेयर है उनकी पर शेयर की प्राइस अपन को गिवन है क्या। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर है उनकी पर शेयर की प्राइस अपन को गिवन है क्या, डिबेंचर की पर शेयर की प्राइस अपन को गिवन है क्या। ठीक है, और कैश में तो अमाउंट अपन देखते हैं। इसी तरह इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको सेपरेटली अमाउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें, चार चीज़ें अपन को चेक करनी है नेट पेमेंट मेथड में कि क्या हर एक चीज़ का सेपरेटली भुगतान किया गया है, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब चाहे से वो भुगतान किसी में हो सकता है, इक्विटी शेयर्स में हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स में हो सकता है, डिबेंचर्स में हो सकता है, या फिर कैश में हो सकता है। उसकी वो क्वांटिटी सेपरेटली बताएगा कि कितनी क्वांटिटी या फिर कितने नंबर ऑफ शेयर दिए जा रहे हैं, किस रेट पर दिए जा रहे हैं, ये भी चीज़ वो सेपरेटली अपन को बताएगा। अब एक चीज़ जो आपको यहाँ पर नोटिस करनी है, यहाँ पर सिर्फ पेमेंट किया जा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर पर, यहाँ पर आ रहा है डिबेंचर। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपन कुछ भी दे सकते हैं, इक्विटी शेयर दे लो, प्रेफरेंस शेयर दे लो, डिबेंचर दे लो, या फिर कैश दे लो, कुछ भी दे लो। पर यहाँ पर अगर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर होता तो इसको पेमेंट अपन नहीं करते। ठीक है, तो शेयर होल्डर वही कंपनी के ओनर होते हैं, केवल उनको ही पेमेंट किया जाएगा। और मोड ऑफ पेमेंट में चाहे से वो इक्विटी शेयर ले ले, चाहे से प्रेफरेंस शेयर ले ले, चाहे से डिबेंचर्स ले ले, चाहे से कैश ले ले, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि आगे जाकर इसमें कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो मैंने आपको अभी से यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है नेट पेमेंट मेथड के बारे में। और फिर इसके बाद जो है लास्ट अपने पास बचता है नेट एसेट मेथड। इसमें क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको एसेट जो भी कंपनी ने ली है, ठीक है, उसमें वो सेलेक्टिव चॉइस करता है। जैसे कि कंपनी के पास मान के चलो बिल्डिंग है, ठीक है, कंपनी के पास कोई भी फर्नीचर वगैरह है, ठीक है, कोई भी कंपनी के पास ए एसेट है, बी एसेट है। ठीक है, अब जो परचेजर कंपनी है वो क्या कर रहा है, बिल्डिंग को ले रहा है, ठीक है, एसेट ए को ले रहा है, एसेट बी को ले रहा है, पर जो फर्नीचर है उसको नहीं ले रहा है। यानी कि वो सेलेक्टिव चॉइस कर रहे हैं यहाँ से कि उसको क्या क्या लेना है। ठीक है, तो केवल उसी चीज़ को अपन कंसिडर करेंगे और उसी चीज़ का वो क्या करेगा, उसी चीज़ का वो पेमेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि
जो फर्नीचर है उसको तो उसने लिया नहीं है, तो उसको पेमेंट क्यों करेगा? जो जो चीज़ें उसने ली है वो ही उसका पेमेंट वो करेगा, ठीक है। तो नेट एसेट मेथड में अपन यही देखते हैं कि जो परचेजर कंपनी उसने क्या क्या एसेट ली है और उसके बेसिस पर अपन उसका पेमेंट डिसाइड करते हैं। अब देखिए एसेट ली है यहाँ पर, तो ज़रूरी नहीं है एसेट ही ले, लाइबिलिटीज़ भी वो ले सकता है। इससे क्या होगा, उसको पेमेंट थोड़ा कम करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, लाइबिलिटी मान के चलो डेटर्स क्रेडिटर्स उसने ले लिया, फिर और भी ए लाइबिलिटी ले ली, बी लाइबिलिटी ले ली, तो इसमें अपन क्या करेंगे, जितना उसको देना है, ठीक है, और जितना लाइबिलिटी उसने ले लिया इसमें से इसको घटा देंगे, तो नेट में जो निकल कर आएगा वो चीज़ ही अपन को परचेज कंसिडरेशन के तौर पर पे करनी पड़ेगी, ठीक। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, नेट एसेट मेथड। कि एसेट में से लाइबिलिटी घटा तो जो भी आपके पास अमाउंट आता है वो चीज़ आप उसको पे कर दो, ठीक है। तो इस तरह से नेट एसेट मेथड अपन इस तरह से नेट एसेट मेथड में पीसी की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। 4 मेथड मैंने अभी तक आपको बताए, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो पहले मेथड में अपन ने क्या बात की कि लमसम मेथड, यानी कि क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन करेगा आपको कि कितना पेमेंट, डायरेक्टली गिवन करने का मतलब क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको अमाउंट गिवन करेगा कितने रुपए जो यहाँ पर जो सेलिंग कंपनी है उसको दिए जा रहे हैं बाय द परचेजिंग कंपनी। इसके बाद जो सेकंड में अपन ने देखा आईबी मेथड, जिसमें अपन ने देखा कि इंट्रेंसिक वैल्यू, यानी कि एक रैशनल जो इन्वेस्टर है वो सोचेगा कि कितना पेमेंट जो है सेलिंग कंपनी को करना चाहिए, तो उस बेसिस पर यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि सेलिंग कंपनी का आईवी क्या है, यानी इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, और वो इंट्रेंसिक वैल्यू देखी जाती है केवल इक्विटी शेयर के लिए, ठीक है। आईवी ऑफ इक्विटी शेयर अपन देख सकते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन करेगा, उसको टोटल कर लो, ठीक है, और जो भी आप पेमेंट कर रहे हो किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसको आप टोटल कर लो, ठीक। इन दोनों को अगर आप जोड़ देते तो यहाँ पर आपके पास पीसी निकल कर आ जाता है। फिर थर्ड वाला जो है पेमेंट मेथड अपने पास आता है, नेट पेमेंट मेथड, जिसमें अपन देखते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या क्या दिया जा रहा है, ठीक है। अब वो चीज़ें अपन 4 चीज़ों में डिवाइड करते हैं कि क्या दिया जा रहा है, कितनी क्वांटिटी का दिया जा रहा है, किस रेट से दिया जा रहा है और किस अमाउंट में यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर भी दिए जा सकते हैं, डिवेंचर्स भी दिए जा सकते हैं, कैश भी दिया जा सकता है। और ये जो पेमेंट होना है केवल इक्विटी शेयर होल्डर को होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होगा, और डिवेंचर अगर आप देखते हैं तो डिवेंचर कोई पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो डिवेंचर होल्डर कोई पेमेंट नहीं होगा, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स या फिर कैश उनको इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जा सकता है, ठीक। उनकी क्वांटिटी सेपरेटली वो गिवन करेगा, रेट सेपरेटली गिवन करेगा, तो इस तरह से अमाउंट भी उनका सेपरेट निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ में अपन ने देखा नेट एसेट मेथड, उसमें अपन ने देखा कि जो एसेट वो जो है जो परचेजिंग कंपनी वो ले रहा है उसे उसको कंसिडर कर लो, और आर इफ का मतलब जो रिवैल्यूएशन अगर किया गया तो रिवैल्यूएशन वैल्यू उन एसेट की आपको लेनी है, ठीक है। उसमें से लेस करना आपको जो भी लाइबिलिटीज़ उसने टेकन ओवर की है, लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर का मतलब जो भी एसेट है उसमें से उतना पोर्शन आप घटा दोगे जितना लाइबिलिटी के तौर पर वो ले रहा है, ठीक है। तो जो भी नेट एसेट यहाँ पर निकल कर आती है उतना ही अमाउंट वो पे करने के लिए लायबल है, उतना ही वो पीसी पे करेगा, ठीक है। इस तरह से 4 मेथड अपने पास हो जाते हैं। अब इसमें कुछ मैंने आपको यहाँ पर देखिए नीचे बाइफर्केशन दिया हुआ है, डू योर होमवर्क, यानी कि मोड ऑफ पीसी आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है, जो कि निकल कर आता है कौन कौन से मेथड में, इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड में और नेट एसेट मेथड में। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा किया क्यों है मैंने, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इससे पहले एक चीज़ और मैं आपके पास यहाँ पर क्लियर कर दूँ, यहाँ पर अपन को रिवैल्यूएशन अगर नहीं दिया है तो एवरेज वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू या फिर बुक वैल्यू भी गिवन है, तो इस सीक्वेंस से अपन देखते जाएंगे क्या चीज़ गिवन है, उसके अकॉर्डिंग अपन ये चीज़ ले लेंगे, यानी जो एसेट टेकन की गई है उनको इन वैल्यू पर भी अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब जो अपन बात कर रहे थे यहाँ पर कि मोड ऑफ पीसी अपन को डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब ये मोड ऑफ पीसी होता क्या है, तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा जो नेट पेमेंट मेथड होता है अपने पास कि इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपन पेमेंट करें, ये तो अपन को पता है, पर क्या चीज़ पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट में क्या चीज़ दे रहे हैं, वो चीज़ जो है डिटरमाइन करना ही वो अपना मोड ऑफ पीसी कहलाता है, ठीक है। तो क्या चीज़ उनको दी जा रही है उसके बदले में वो चीज़ अपन को पता लगाना पड़ता है। तो नेट पेमेंट मेथड में तो ये डायरेक्टली गिवन होता है, ठीक है, क्योंकि अपन सेपरेटली कवर करते हुए चलते हैं कि क्या क्या उनको दिया जा रहा है। पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर केवल टोटल अमाउंट ही अपन को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी अपन को टोटल अमाउंट ही यहाँ पर मिल रहा है, तो अपन को ये पता तो लगाना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें इनको इन
मतलब ये जो अमाउंट है इसमें कौन कौन सी चीज़ें उनको दी गई, ये चार चीज़ें, ये जो चार चीज़ें इनमें से कौन कौन सी चीज़ें उनको दी गई है, ये चीज़ अपन पता लगाएंगे। इसी तरह इसमें भी आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट तो अपन को मिल चुका है, पर अपन को ये नहीं पता कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें उनको दी गई। ये तो चारों चीज़ें अपन को अलग अलग पता लगानी पड़ेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए इन दोनों के नीचे में IV मेथड हो जैसे नेट एसेट मेथड हो, इसमें अपन सेपरेटली होमवर्क अपन को करना पड़ता है। होमवर्क यानी मोड ऑफ पीसी अपन को निकालना पड़ता है परचेज कंसिडरेशन को निकालने के बाद में, ठीक है। ये परचेज कंसिडरेशन यहाँ पर इस मेथड से निकला और इसके बाद जो अपन को मोड ऑफ पीसी भी डिटरमाइन करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है अपने पास यहाँ तक, जिसमें अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपने इलस्ट्रेशंस को। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ अपन ने डिस्कस की है। एक बार जल्दी से मैं इसका ब्रीफ ओवरव्यू आपको दूँ तो सबसे पहले अपन ने डिसाइड मतलब पता लगाया कि परचेज कंसिडरेशन कैसे पता लगा सकते हैं अपन। तो चार मेथड अपन ने देखे। सबसे पहले में लमसम मेथड, यानी कि क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको गिवन करेगा कि कितना अमाउंट जो सेलिंग कंपनी है उसको पे किया जा रहा है। सेकंड में अपन ने देखा IV मेथड, यानी कि एक रैशनल इन्वेस्टर रहता तो वो कितने पैसे देता उस सेलिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को। वो चीज़ अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो वो चीज़ यहाँ पर IV मेथड में अपन ने देखी। और साथ ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेमेंट यहाँ पर किया जा रहा है वो चीज़ भी यहाँ पर, इसमें दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर अपने पास परचेज कंसिडरेशन निकल जाएगा, ठीक है। अब IV ना दे, IV की जगह जो है FV दे अपने पास, मार्केट वैल्यू दे, या फिर पर इक्विटी शेयर इज वैल्यूड एट इतने रुपीज़ ऐसे करके दे तो भी जो है अपन को IV मेथड ही लगाना पड़ेगा। इसके बाद नेट पेमेंट मेथड, उसमें अपन को बताया गया था कि इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें उनको दी जा रही है वो चीज़ यहाँ पर आज सेपरेटली बताएगा, कितनी क्वांटिटी में दी जा रही है, कितनी रेट से दी जा रही है, और उसका क्या अमाउंट निकल कर आ रहा है, ये चीज़ अपन को सेपरेटली गिवन करेगा, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है अपने पास नेट पेमेंट मेथड में। और नेट एसेट में बने देगा कि क्या क्या चीज़ें सेपरेटली वो ले रहा है, ठीक है। अगर रिवेल्यूशन वाली प्राइस दी हुई है तो रिवेल्यूशन वाली कंसिडर करेंगे। ये एक क्वेश्चन में भी आपके दिखेगा आपको कि रिवेल्यूशन वाला ही कंसिडर कर रहा है, ठीक है। और लाइबिलिटी जो भी उसने ली है वो चीज़ उसमें से लेस कर देंगे। इस तरह से नेट एसेट आ जाएगा। और नेट एसेट यहाँ पर अमाउंट में और परचेज कंसिडरेशन भी जो यहाँ पर दोनों में जो है अमाउंट में अपन को पता लगाना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें उनको दी गई है, ठीक है, दोनों मेथड में। तो इसमें अपन क्या कर रहे थे, डू योर होमवर्क, यानी कि आपको अपना होमवर्क करना है, यानी कि मोड ऑफ पीसी सेपरेटली यहाँ पर कैलकुलेट करना है। इसमें भी आपको मोड ऑफ पीसी सेपरेटली कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस तरह से पूरा समराइज हो चुका है यहाँ तक का जो भी अपन ने डिस्कस किया।